अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। पीएमएस सीएसएस एसए के छठे लेक्चर के साथ तमाम सीएसएस एस्पायरेंट के खिदमत में हाज़िर हैं। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि वंस वी आर डन विद मेकिंग स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक, देन आउटलाइन, देन राइटिंग इंट्रोडक्शन, अब जो बारी है ये है राइटिंग बॉडी पार्ट ऑफ द ऐसे, लाइक पैराग्राफिंग। एक ऐसे की पैराग्राफिंग किस तरह से करते हैं, ऐसे की बॉडी किस तरह से अटेम्प्ट होती है, और पैराग्राफ में डूज एंड डोंट्स क्या हैं, पैराग्राफ में कौन सी चीज़ें एग्जामिनर देखना चाहता है और कौन सी चीज़ें हम उसमें ऐड कर देते हैं जो एग्जामिनर नहीं देखना चाहता। तो दोस्तों आज हमारे मतलब मेरा आइडिया ये था कि मैं साथ कंक्लूजन भी आज डिस्कस कर लूँ। लेट्स सी टाइम किस तरह से मैनेज होता है और हम किस तरह से इसको लेके चलते हैं। आज जो पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है कि एक ऐसे की बॉडी या पैराग्राफ किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसमें क्या साइंस और क्या प्रिंसिपल्स और क्या मेथडोलॉजी इन्वॉल्व है। नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे कंक्लूजन राइटिंग। एक ऐसे का कंक्लूजन कितना अहम होता है और वो किस तरह से लिखा जाता है। और मतलब आज हमारा ऐसे के छठे लेक्चर में तकरीबन सारा गुर सिखाने वाला काम मुकम्मल हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ दोस्तों की क्यूरीज है भी हैं इस हवाले से कि मतलब ये तो ऐसे के लेक्चर्स हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, जस्ट इनसे एक आइडिया तो होता है, लेकिन हाउ अबाउट प्रैक्टिस। और कुछ ऐसे लोग जो कि एक्सेस नहीं कर पाते टीचर्स को, तो ऑनलाइन कोचिंग या ट्रेनिंग का दे आर एस्किंग टाइम एंड अगेन। तो 5 जनवरी से आई एम गोना स्टार्ट अ 30 days बैच विद अ स्मॉल ग्रुप। तो लेट्स सी वो कैसे प्रोसीड होता है, क्योंकि उसके लिए मुझे मतलब तैयार लोग चाहिए, काइंड ऑफ जिनका मतलब लिखने की स्किल जो है ऑलरेडी हो, तो हम उनको बकिया ड्राइविंग जो है वो सिखा देंगे इंशाल्लाह एग्ज़ाम होने तक। सो दे कैन कॉन्टेक्ट मी और दे कैन कम टू इनबॉक्स ऑन FB। सो टू बिगिन विद, हमने पहले मुकम्मल कर लिया सिलसिला कि हमारा इंट्रोडक्शन लिखा गया है, आउटलाइन मुकम्मल हो चुकी है, इंट्रोडक्शन लिखा गया है। अब पैराग्राफिंग का टाइम शुरू होता है। पैराग्राफिंग बेसिकली असल चीज़ पैराग्राफिंग ही है। और ऐसे राइटिंग इज़ ऑल अबाउट पैराग्राफ राइटिंग, क्योंकि इंट्रो भी हम मैनेज कर लेते हैं वन वे और द अदर, और हम वो मैनेज कर लेते हैं आउटलाइन, वो मतलब तरीका और स्किल आती हो। लेकिन जब पैराग्राफ आता है तो यहाँ पे एस्पायरेंट टूटता है। रीज़न बीइंग कि 2500 वर्ड्स के लिए आपको एक पूरी लेंथ के साथ नॉलेज और स्किल चाहिए होता है दोस्तों। तो वो जब तक आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ या पूरी महारत के साथ नहीं बना रहे हैं, तो देयर कम्स अ प्रॉब्लम। अब उसमें बहुत सारे लोग मतलब नहीं लिख पाते क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती इतना लिखने की कि एक 2500 वर्ड्स का मतलब एक इतना लेंथी पैराग्राफ 1 2 3 4 20 30 पैराग्राफ्स तक भी बाजू का चला जाता है कोई ऐसे। तो उस सारे को कैसे मैनेज करना है, तो वो आज आपसे हम इन डिटेल शेयर करेंगे। पैराग्राफ हमारा जो है वो इंट्रोडक्शन ख़त्म होने के फ़ौरन बाद पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है, और बीच में सिर्फ हमने एक लाइन की स्पेस देनी होती है कि हेयर द इंट्रोडक्शन इज एंडिंग एंड देयर द फर्स्ट पैराग्राफ इज गोना स्टार्ट। अब बहुत सारे दोस्त जो कि मैं मतलब एक मना करता होता हूँ ना कि उन एसेस पे बिल्कुल ना जाएं जो आपको अट्रैक्ट बहुत कर रहे हों लेकिन आपने उस पर प्रैक्टिस नहीं की हो या उस डोमेन में कलम नहीं चलाया हो। तो यहाँ पे आके इस तरह के लोग तो फौरन टूट जाते हैं, 2 3 पैराग्राफ्स और नॉलेज ख़त्म। पैराग्राफ में आपकी ओरिजिनल अंग्रेजी सामने आ जाती, कितनी कैसी और किस तरह की आपको आती है, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, आपको कितने मतलब फ्लारी वर्ड्स और
इडियोमैटिक फ्रेजेस और ये सारा कुछ आता है, ये सारा जो है कच्चा चट्टा जो है ये खुल जाता है पैराग्राफिंग पे आके। क्योंकि पैराग्राफिंग इज समथिंग जहां आपने अपने कदमों पे दौड़ना होता है। मतलब पहली कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत मैनेज या मैनिपुलेट हो जाती हैं, इंट्रोडक्शन और वो तो होते हैं सारे वही आइडियाज़ जो आपने पहले कहीं ना कहीं सीखे पड़े, लेकिन यहाँ पे आके आपने अपना ज़ाती जोर लगाना होता है। पैराग्राफ के तीन हिस्से होते हैं। पैराग्राफ के तीन हिस्से होते हैं और पैराग्राफ के तीन हिस्सों में सबसे अगर मैं यूं मिसाल दूं, मिसाल के तौर पे ये पैराग्राफ है हमारा, तो पैराग्राफ का ये वाला हिस्सा जो है, पहली दो लाइनें या पहली एक लाइन, उनको कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। और उसके बाद अगली जो लाइंस हैं 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 लाइंस भी बहुत का चला जाता है। अगली जो 8 10 लाइनें हैं, आई मस्ट से, उन्हें हम कहते हैं डिस्कशन पार्ट या आर्गुमेंट पार्ट। और द लास्ट लाइन और द लास्ट 2 लाइंस कंक्लूडिंग सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस, डिस्कशन पार्ट एंड द थर्ड पार्ट इज कंक्लूडिंग सेंटेंस। ये खत्म होता है तो फिर दूसरा पैरा शुरू हो जाता है। यूं एक पैरा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट टॉपिक सेंटेंस, तो इट इज ऑलवेज डायरेक्ट हिट। यहां पे कुछ दोस्त गलती करते हैं, वो हिस्ट्री उठा के ले आते हैं जी, 1947 से ये होना शुरू हुआ तो फिर आज़ादियाँ मिली और फिर इस तरह से मसाइल मुश्किलात और ये सारा। एग्जामिनर को ये नहीं चाहिए, एग्जामिनर को डायरेक्ट हिट चाहिए। और दोस्तों दिस इज द फर्स्ट लाइन, और फर्स्ट लाइन में आपने वो वाला वर्ड यूज करना है अराउंड विच द होल पैराग्राफ रिवॉल्व्स। पूरे पैराग्राफ में जो बात होनी है उसका हिंट, तज़किरा यहां हो जाना चाहिए, डायरेक्टली हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम किसी ऐसे की मतलब आउटलाइन में से एक उठाते हैं कि हमने एजुकेशन, फॉर एग्जांपल हमारा टॉपिक था, हम प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन डिस्कस कर रहे थे। तो प्रॉब्लम्स में सबसे पहला प्रॉब्लम हमने लिया कि मिस प्रायोरिटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, या एजुकेशन हैज़ नेवर बीन गिवन अ प्रायोरिटी by the government and people, so that it has remained a problem and due to which education could not develop in Pakistan. जी हम क्या लेते हैं, अब हमने प्रायोरिटी ना दिए जाने का जो वर्ड है वो पहली लाइन में यूज़ करना है। अब हमने ये फिल्म नहीं शुरू कर लेनी कि मुल्क में तालीम का कोई हाल नहीं था, किसी ने ख्याल ही कभी नहीं रखा और लोगों ने या हुकूमत ने इस पे तवज्जो नहीं दी, तो ये कभी भी प्रायोरिटी नहीं रही। मतलब प्रायोरिटी का लफ्ज़ अब आके आ रहा है खैर से चौथी से पांचवी लाइन में। तो एग्जामिनर वॉन्ट बी वेटिंग फॉर दिस कि असल बात जिसके गिर्द पूरा पैराग्राफ घूमेगा इसने कब की है, एंड पे जाके तीसरी लाइन में जाके, तो ये किसके गिर्द घूम रही है। तो दोस्तों दिस इज समथिंग विच इज डिस्करेज्ड, विच इज नॉट एडवाइज्ड एज वेल। आपने वो पर्टिकुलर वर्ड जिसके गिर्द पूरा पैराग्राफ घूमना है, वो वर्ड फ्यूडलिज्म है या वो वर्ड मिस प्रायोरिटाइजेशन ऑफ एजुकेशन है या वो वर्ड पावर्टी है, कोई भी है, आपने वो पहली लाइन में हिट कर देना है, उस पर पहली लाइन में बात कर लेनी है। तो इस तरह से एग्जामिनर को उसका आइडिया हो जाएगा कि इसके यहाँ इस हवाले से इंफॉर्मेशन मौजूद है। ठीक है ना, एक सेकेंड। ये वो चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड हैं आपके एक अच्छे पैराग्राफ को इनिशिएट करने के लिए, कि आपने पहली लाइन में ये मैसेज कन्वे कर देना है कि पूरे के पूरे पैराग्राफ में इन फ्यूचर या फर्दर क्या बात होने जा रही है।
नेक्स्ट नेक्स्ट फिर शुरू हो जाता है इसका अगला पार्ट, जिसे हम कहते हैं आर्गुमेंट पार्ट। अब आर्गुमेंट पार्ट में आके स्टूडेंट्स इसलिए कंफ्यूज होते हैं कि इसमें क्या ऐड करें और क्या ना करें। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ है जो आपने ज़हन में रखनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर मैं बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहता हूँ, बहुत मुतालिया करना चाहता हूँ। भाई किस लिए? सर मैं चाहता हूँ कि मैं अपना ऐसे लिखने से पहले बहुत बल्क ऑफ नॉलेज जो है वो मतलब उस पर काम करना चाहता हूँ, और एक बहुत ज़्यादा इल्मी शख्सियत बन के आना चाहता हूँ कि मैं बहुत पढ़ के आऊँगा तो फिर वो लिखा हुआ होगा मेरे पैराग्राफ में, तो एग्ज़ामिनर। दोस्तों इससे पहले जो मतलब मेरे पास रहे हैं ट्रेनिंग में दोस्त, अभी उनको आइडिया है कि मैं बिल्कुल भी इस चीज़ की हमायत नहीं करता कि आप पहले अफलातून जितना नॉलेज इकट्ठा करें और फिर ऐसे लिखने बैठें। मैं इस हक में हूँ, और साथना ने हमें यही सिखाया कि यार जो पहले इल्म आपके पास मौजूद है, जो इन्फॉर्मेशन जो नॉलेज आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, पहले उसको तो यूटिलाइज़ कर लेना। उसको यूटिलाइज़ करने की स्किल अगर आपको आ जाती है तो लेटर ऑन आप इम्प्रूवमेंट की तो गुंजाइश होती ही है। पहले जो इल्म मौजूद है, इंफॉर्मेशन आपके हाथ में है, उसको यूटिलाइज़ कर लें और लेटर ऑन फिर देखते रहेंगे, उसमें इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। अब हमने पहली लाइन में या टॉपिक सेंटेंस में ये बात कर दी, पहुंचा दी कि प्रायोरिटी ना दिए जाने की वजह से एजुकेशन को, एजुकेशन का मेयार पाकिस्तान में बेहतर नहीं हो सका। ये हमारा टॉपिक सेंटेंस है, ये हमने लिख दिया। अब एग्जामिनर इस पे क्या चाहेगा? एग्जामिनर को इस दावे के ऊपर अब इंफॉर्मेशन चाहिए, अब नॉलेज चाहिए। अब इस दावे को प्रूव करने के लिए आपके पार्ट पे दलाइल चाहिए। दलाइल कहाँ से आएंगे? किताबें पढ़ने बैठ जाएं, इतना तो टाइम है नहीं दोस्तों। आप एट द सेम टाइम आईआर पढ़ रहे होते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ रहे होते हैं, एजुकेशन आपने कहीं पढ़ा है। अपने मौजूदा नॉलेज से चीज़ें उठा के लाना शुरू करें जो आपके इस टॉपिक सेंटेंस को डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, वन वे और द अदर सपोर्ट कर रही हैं। वो आपको इस काबिल बनाएंगी कि आप इस दावे के नीचे कि प्रायोरिटी ना दी जाने की वजह से एजुकेशन मसाइल का शिकार रही है, इस दावे को सपोर्ट करने के लिए नीचे दलाल के तौर पे काम कर सकेंगी। और एग्जामिनर को आइडिया होगा कि इस बंदे ने ना सिर्फ ये दावा किया है बल्कि इसके पास रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, नॉलेज, डाटा मौजूद है। तो उसके लिए आप चले जाएं डायमेंशन में। तकरीबन 16 से 18 डायमेंशंस हैं जहां से आपको रेलेवेंट डाटा मिल सकता है, और वो डायमेंशन यहाँ मौजूद होती हैं। उसके लिए किताबों में जाने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। जब किसी खास टॉपिक पे लिखना हो तो आप किताबों में भी चले जाएं। अब ऐसे राइटिंग छोड़ के किताबें पढ़ना शुरू कर देना, ये दानाई नहीं है। जो इल्म, इंफॉर्मेशन, डाटा ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, उसको इस्तेमाल कर लो। बाद में ये चीज़ मिच्योर होती रहती है प्रैक्टिस के साथ साथ। जिसे प्रैक्टिस करते जाते हैं ये चीज़ मिच्योर होती जाती है, आपकी स्किल बढ़ती जाती है। देयर आर अराउंड 18 डायमेंशंस, यानी कि 18 मसाले मौजूद हैं या 16 मसाले मौजूद हैं, जिनमें से आप उठाना शुरू करें तो नॉट ऑल ऑफ देम, 7, 8, 9 उनमें से आप यहाँ ला के डालें तो यू विल फील के आपकी टॉपिक सेंटेंस के नीचे 8, 10, 11 लाइनें बन जाती हैं। सो वो कौन सी डायमेंशंस हैं जो हमारे ऐसे में, हमारी जो पैराग्राफ में पहली हमारी स्टेटमेंट है उसको सपोर्ट करने में काम आ सकती हैं? वी कैन स्टार्ट विद हिस्टोरिकली, देन सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली, religiously, psychologically, philosophically, regionally, then comparative analysis, then data and statistics, then examples, then quoting from books and writers, then quoting from reports and researches, then discussing in the light of living examples, करंट अफेयर के
में कहीं उस पर कोई चीज़ मिलती है, किसी का रिसर्च थीसिस है उस पर, किसी मतलब एक्सपर्ट का कोई ओपिनियन है, ठीक है, और जितनी उसकी सपोर्ट में कुछ चीज़ें स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है वो, ये हैं जी वो 16 से 17 पॉइंट्स जिनमें से आप वन बाय वन चीज़ें उठाते जाएं, एक एक लाइन अपने स्टेटमेंट के हमायत में लिखते जाएं तो बड़ी आसानी के साथ आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप अपनी पैराग्राफिंग जो है उसको कामयाबी से मुकम्मल कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो टॉपिक सेंटेंस है वो है कि एजुकेशन इसलिए पीछे रहेगी कि उसको प्रायोरिटी नहीं दी गई, फुल स्टॉप। अब इसको हम सबसे पहले देखेंगे हिस्टोरिकली। तो हिस्टोरिकली इट्स एविडेंट कि तालीम पे कोई मतलब तारीख़ी हैसियत से ही हमें नज़र आता है कि तालीम पे कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से हमें तो कोई मतलब ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट नज़र नहीं आती जब तालीम को फ़र्स्ट प्रायोरिटी बना के हिस्ट्री में अब तक उस पर काम किया हो हुकूमत ने, या कोई एजुकेशनल एमरजेंसी नाफिज की हो, फुल स्टॉप। एक एरिया से एक लाइन काफ़ी है। आगे बढ़ें सोशली, तो अपनी सोसाइटी से भी एक लाइन उठा के डाल दें कि सोशली भी हमारे यहाँ मतलब मेजोरिटी चूँकि देहातों में आबाद थी, तो हमने यही देखा है कि लोग वहाँ पे काम करने को तरजीह देते हैं और लोग अपना ख़ानदानी या आबाई पेशा चुनते हैं, और जिसकी वजह से हमें नज़र आता है कि सोसाइटी में भी तालीम की अहमियत उतनी नहीं थी, जिसकी वजह से उसका असर तालीम के ऊपर पड़ा और तालीम का मामला जो है वो डेवलप नहीं हुआ। देन कम टू कल्चर, हमारे यहाँ हमारे कल्चर में भी मतलब तालीम की निस्बत कुछ जगहों पे कारोबार को अहमियत दी जाती थी, कुछ जगहों पे खेती बाड़ी को अहमियत दी जाती थी, तो हमारा कल्चर भी इस तरह का था। अब ये सारी चीज़ें मतलब हिस्टोरिकली, सोशली, कल्चरली एक एक लाइन हमें प्रोवाइड कर रही हैं कि हम इसको अटैच कर सकें कि ये एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं दी गई। इकनॉमिकली आ जाएं, इकॉनमी वाइज गवर्नमेंट ने भी कभी कोई इतना बड़ा बजटरी एलोकेशंस नहीं की फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन और एजुकेशनल फैसिलिटीज़। उसके बाद आवाम भी मतलब एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना नहीं चाहती, ना ही इसका कोई कल्चर है। इकनॉमिकली हो गया, रिलीजियसली उठा रहे हैं, हमारे रिलीजन ने तालीम को फ़र्ज़ करार दिया है तो हमने उस चीज़ को नहीं माना है। अगर उसको ही मान लेते तो हमारा लिटरेसी रेट या हमारी तालीम बहुत बेहतर होता। इस तरह आगे साइकोलॉजिकली कोई पॉइंट आता है तो देख लें, कोई साइंटिफिकली कोई पॉइंट आता है, मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी एजुकेशन हमारे यहाँ उसका मतलब रिवाज इतना नहीं बन पाया, ठीक है। ज़्यादातर हमारे यहाँ जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो बाकी सब्जेक्ट से हो रहे होते हैं, या मेजॉरिटी वो है प्रोफेशनल एजुकेशन और दूसरे नहीं। इसके बाद आप कंपैरेटिव एनालिसिस पे आ जाएं रीजनली, कि इसकी नतीजा ये निकला कि रीजन में बाकी जो सारे मुल्क थे उन्होंने प्रायोरिटी एजुकेशन को रखा और हमारे यहाँ प्रायोरिटी नहीं रही। ये रीजनली हो जाएगा। इस तरह आप आगे बढ़ते जाएंगे, इस तरह आप एक दो राइटर्स को कोट कर देंगे, इस तरह आपको कोई रिपोर्ट यूनिसेफ, यूएनडीपी, यूएन की मिलती है उसके हवाला देते जाएंगे। तो दोस्तों अब तक हम 8, 10, 11 मसाले जो हैं वो एडजस्ट कर चुके हैं अपनी उस स्टेटमेंट जो हमारी टॉपिक सेंटेंस है उसके साथ, कि प्रायोरिटी ना दिए जाने की वजह से एजुकेशन डेवलप नहीं हुई। तो अब ये सारी बातें जो मैंने आप लोगों से शेयर की हैं यार, ये वही बातें हैं जो आपके दिमाग में, नॉलेज में, इंफॉर्मेशन में ऑलरेडी मौजूद हैं। तो ये जब ऑलरेडी मौजूद हैं तो उनको यहाँ एडजस्ट करना या यहाँ फिट करना ही तो एक काम है। वो आप बैठ के लिखना शुरू करेंगे तो यू विल फील के किसी में आप 8 लाइनें ऐड कर रहे हैं, किसी में 9 और किसी में 10 लाइनें ऐड हो रही हैं। तो यूँ आप आगाज़ तो करें भाई, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगा भाई। एक दिन में तो आप ऐसे राइटिंग के माहिर बनने से रहे, क्योंकि ये चीज़ सीखने की है और सीखने से आएगी। सो जी दोस्तों, ये था आपके पैराग्राफ का डिस्कशन पार्ट। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, जिसे हम कहते हैं कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ योर पैराग्राफ।
कंक्लूडिंग पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि इसके दो हिस्से होते हैं। कंक्लूडिंग पार्ट के दो हिस्से होते हैं और ये 2 लाइनों पर मुश्तमिल होता है, मोस्टली ज़्यादा लेंथी भी नहीं होता। पहले हिस्से को बोलते हैं इंडोर्समेंट, कि इसमें हम इंडोर्स करते हैं चीज़ों को, कि मैंने ऊपर जो कुछ कहा है इनफैक्ट वो बिल्कुल सही है, हकीकत है वो। दूसरे हिस्से को हम बोलते हैं लॉजिकल सीक्वेंस, कि दूसरे हिस्से में हमने इस ख़त्म होते हुए पैराग्राफ को कनेक्ट करना है नए पैराग्राफ के साथ। सो दैट्स व्हाई आई से इट concluding sentence not only concludes the preceding paragraph but also gives an idea about the beginning of new paragraph। ठीक है, तो पिछला पैराग्राफ जो है उसको वो कंक्लूड कर रहा है और अगले पैराग्राफ के साथ एक कनेक्शन बना रहा है, उसका इशारा इनडायरेक्ट दे रहा है। तो दोस्तों ये लॉजिकल सीक्वेंस कहलाएगी और आपका हर पैराग्राफ दूसरे में एक कड़ी से दूसरी कड़ी के साथ मिला हुआ नज़र आएगा आपको। दिस इज़ कॉल्ड लॉजिकल सीक्वेंस। और थोड़ा पीछे जाके झांकें, जब हम आउटलाइन बना रहे थे तो पहले हमने रैंडम आइडियाज इकट्ठे किए, फिर हमने उनको प्योरीफाई किया और फिर हमने उनको लॉजिकली अरेंज किया, फिर हमने उनको लॉजिकली अरेंज किया था। वही लॉजिकल सीक्वेंस अब यहाँ काम आ रही है। और मैं आपको बताया था कि बहुत सारे लोग बड़ा अच्छा से लिखते हैं लेकिन लॉजिकल सीक्वेंस मिस कर देते हैं। और लॉजिकल सीक्वेंस मिस करना ऐसे ही है जैसे आप इंसानी तस्वीर बना रहे हैं और आपने पहले सर बनाया और फिर कान बनाए और फिर उसके बाद कंधों और गर्दन के दरमियान गोडा बना दिया। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस। और एग्जामिनर को फ़ौरन आइडिया हो जाता है कि यार इसने यहाँ पे लॉजिकल सीक्वेंस मिस की है, और ज़्यादा टाइम फिर नहीं लगता कि वो अगला पेपर उठा लेता है। तो दोस्तों लास्ट पार्ट ऑफ योर पैराग्राफ इज कंक्लूडिंग सेंटेंस विच नॉट ओनली कंक्लूड्स योर प्रीसीडिंग पैराग्राफ बट ऑल्सो गिव्स एन आइडिया अबाउट द बिगिनिंग ऑफ न्यू पैराग्राफ। तो दोस्तों इस पैराग्राफ को, प्रायोरिटी ना दिए जाने वाले पैराग्राफ को, हम इस तरह से कंक्लूड करेंगे कि भाई एजुकेशन को जो प्रायोरिटी नहीं दी गई उसकी वजह से ना सिर्फ एजुकेशन का मेयार ख़राब हुआ है, बल्कि अब जाके आउटलाइन में देखो अगला आपको सेंटेंस कौन सा लिखना है, टॉपिक सेंटेंस, तो वहाँ लिखा हुआ है कि प्रायोरिटी ना दिए जाने के बाद आपने जो आउटलाइन में लिखी हुई चीज़ वो ये है कि जो फ्लॉड पॉलिसी मैकेनिज़्म है उसकी वजह से भी एजुकेशन डेवलप नहीं हुई। तो दोस्तों ये जो कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा वो ये होगा कि नॉट ओनली मिस prioritization of education has kept the education sector underdeveloped, but also it has been neglected by the policy makers, full stop। और अगला जो आपका पैराग्राफ होगा वो फिर किससे शुरू होगा कि flawed policy mechanism has led to a underprivileged education system। तो यूं फिर अगले टॉपिक सेंटेंस की जो दलाल वाला हिस्सा है या आर्गुमेंट्स वाला हिस्सा है उसमें फिर आप उसी तरह से देखेंगे पहले कि हिस्टोरिकली बताएं कि हिस्टोरिकली हमें नज़र आता है कि कोई ऐसी पॉलिसीज़ जो हैं बनाई तो गई लेकिन उन पर अमल नहीं किया गया। सोशली देखें, सोसाइटी की कोई पार्टिसिपेशन हमें पॉलिसी मेकिंग में नज़र नहीं आती, ना कभी सोसाइटी ने इंसिस्ट किया। कल्चर क्या चला, कल्चर वो अमेरिका की पॉलिसी उठा लो, यूरोप की पॉलिसी उठा लो, उसको यहाँ फिक्स करो, वो फेल हो जाए तो दूसरी उठा लो। इकोनॉमिकली कोई ऐसा इकोनॉमिक डिज़ाइन नहीं बना जिसमें एजुकेशन को मतलब बहुत ज़्यादा पॉलिसी मेकिंग पे इन्वेस्टमेंट मिले। यूं ये बढ़ता जाएगा आपका, वो मिसालें इसमें डलते जाएंगे, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और कंपैरेटिव एनालिसिस, बुक्स, राइटर्स, रिपोर्ट्स, सर्वेज, डाटा, लिविंग एग्जांपल्स और रीसेंट ट्रेंड्स और योर ओन एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशंस। ये जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे एक एक लाइन उन मिसालों से या उन डायमेंशन से उठाते जाएंगे
तो यू विल फील कि आप 7 8 9 लाइनें आसानी से लिख लेते हैं। ये आपका एक अच्छा आगाज़ हो सकता है। और फिर यूँ ये जो पॉलिसी मैकेनिज़्म वाला है एस पैराग्राफ, इसमें भी आप देखेंगे कि आप इसको एंड कर रहे होंगे और उसके एंड में आप कहेंगे कि पॉलिसी पे तवज्जो ना होने की वजह से ना सिर्फ एजुकेशन का सिस्टम पीछे रह गया, बल्कि इसकी वजह से कभी सरकार ने सफिशेंट रिसोर्सेज या बजटरी एलोकेशंस भी नहीं की फॉर द सेक ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट, फुल स्टॉप। और जो अगला पैराग्राफ शुरू होगा वो होगा कि इनसफिशेंट या इनएडिक्वेट बजटरी एलोकेशंस और एन अदर फैक्टर बिहाइंड मिजरेबल कंडीशंस ऑफ एजुकेशन। तो ये अगला टॉपिक सेंटेंस है। तो ये एक पूरा फ़न है पैराग्राफ राइटिंग का। आप इब्तदा में इसको अगर फॉलो करते हैं तो आप अपने मौजूदा इल्म की रोशनी में या उसकी मदद से अपने पैराग्राफ में 5 6 7 लाइनें ऐड कर सकते हैं। फिर आप कहीं मुताला करते हैं या कहीं से नई इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं तो आप उसको लेटर ऑन अगली स्टेजेस पे ऐड करते जाते हैं। तो ये एक तरीक़ाकार है जिससे हम अपना पैराग्राफ लिख पाते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट राइटिंग पैराग्राफ। पैराग्राफ में आपने 3 4 5 चीज़ों का और ख्याल रखना है। स्टार्ट योर पैराग्राफ विद टॉपिक सेंटेंस एंड डायरेक्ट हिट। जो टॉपिक सेंटेंस का टॉपिक वर्ड है बेसिकली वो पहली लाइन में आ जाना चाहिए, आगे आए। बॉडी जो है उसमें शॉर्ट सेंटेंसेस, ईजी लैंग्वेज, रेलेवेंट वकैब, रेलेवेंट टर्मिनोलॉजी वो यूज़ करें। किसी राइटर का कोई हवाला देना है तो एक मोतदिल सा हवाला दीजिए, मतलब एक मॉडरेट सा ओपिनियन रखिए। और उसके बाद बी रियलिस्टिक। और उसके बाद इसमें आपने बिल्कुल भी जो एब्रिविएशन है वो यूज़ नहीं करनी, पूरा वर्ड लिखना है। और इसमें आपने इर्रेलेवेंट डिटेल बिल्कुल नहीं लेके आनी, मतलब वहाँ पे इलस्ट्रेशंस की इरेलीवेंट इलस्ट्रेशन की गुंजाइश नहीं है। भर्ती डालने के लिए इधर से चीज़ें उठाना शुरू कर दी कि जिससे एग्जामिनर को थोड़ा सा भी लगे कि यार ये यहाँ से अपना डेविएट कर रहा है, ये सिर्फ पैरा जो है ना उसका पेट बनाने के लिए कहीं और चीज़ें उठा के ला रहा है, ये बिल्कुल ना। और उसके बाद कंक्लूड योर पैराग्राफ। और बिफोर कंक्लूडिंग योर पैराग्राफ एक आधा सेंटेंस इंडोर्समेंट का लाजमी हो कि ऊपर जो मैंने बातें की मुझे पक्का यकीन है, दिस इज़ व्हाट आई एक्चुअली बिलीव। और फिर वाइल फिनिशिंग योर पैराग्राफ एक लॉजिकल सीक्वेंस कायम करें ताकि अगले नए पैरे के साथ उसका एक कॉन्टेक्ट नज़र आए कि ये लॉजिकली अरेंज हैं आपस में चीज़ें। पैराग्राफ्स का साइज़, उसका बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। एक पैराग्राफ का साइज़ दूसरे पैराग्राफ से बहुत बड़ा ना हो। और ये एक नेचुरल फिनोमेना है। अगर किसी ने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया हुआ है तो इकॉनमी के रिलेटेड कोई पैराग्राफ आएगा तो साफ ज़ाहिर है उसका इल्म का समंदर ठाठे मारना शुरू कर देगा। लेकिन दोस्तों ये चीज़ एग्जामिनर डेफिनेटली कंसिडर कर रहा होता है कि भाई ये जब एक ख़ास पैराग्राफ आया तो वो 1.5 सफ़े का ना हो जाए। दोस्तों एक आधी लाइन का तो दूसरे की निस्बत बड़ा होना क्वाइट नेचुरल, लेकिन फिर ये ना हो कि एक पैराग्राफ 15 लाइनों का, दूसरा 5 और तीसरा 8 का, चौथा 9 का और अगला फिर 15 लाइनों का। दिस इज़ रियली बैड। एग्जामिनर को उससे आपकी जो नॉलेज की मैनेजमेंट है उसका अंदाज़ा हो जाता है कि यार इसको अपनी इन्फॉर्मेशन या अपना नॉलेज अरेंज करना नहीं आया। ये एक रियली बैड इंप्रेशन होता है। और उसके बाद सादा वकैब, छोटे सेंटेंसेस, क्लियर लिखें। कोई इंप्रेशन बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है कि मैं जनाब औखे औखे अल्फाज यूज़ करूँगा तो एग्जामिनर बहुत मुतासर होगा। आप मुतासर हो जाएंगे और पूरा एक साल मुतासर रहेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मतलब ऐड करनी थी। कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देनी और कुछ किसी राइटर के हवाले से कोई उल्टी सीधी चीज़ बिल्कुल ऐड ना कीजिएगा। राइटर की एक्सपर्टीज़ एजुकेशन में ना हो, वो डिफेंस एनालिस्ट हो, आप उसको एजुकेशन में थोप रहे हो तो रियली बैड। और भर्ती डालने के लिए पहले सुनी सुनाई बात काइंडली कोई नहीं करनी कि ये बात आप ऐसे लिख दे, मतलब टिका के आपने कहीं से सुनी हो, वो पता नहीं कौन किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हो, आप उसको एजुकेशन में फ़िट कर दें। दैट्स रियली फैटल। उसका फ़ायदा कोई नहीं है। ऐसे को सिंपल रखें, अपने ऐसे को सिंपल रखें। शॉर्ट सेंटेंसेस, सादा लैंग्वेज और पार्टियों के नाम PMLN और PMLQ बिल्कुल मेंशन नहीं करने।
मतलब कवर में बात करनी है, और दूसरा पॉलिटिकल लीडर्स के नाम एग्जैक्टली मेंशन नहीं करने कि नवाज शरीफ साहब डिड दिस एंड जरदारी साहब डिड दिस, नहीं, उसको भी अ पॉलिटिशियन और इस तरह अ पॉलिटिकल लीडर इस तरह के कवर में बात करनी है। डायरेक्ट नहीं होना, बायस नहीं शो करना, और जो आपका क्या उसे कहते हैं, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी, अपने स्टेट इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी। लोग होते हैं ना इमोशनल हो जाते हैं, बस ऐसे फिर वो शुरू हो जाते हैं कि अब मैं शायद मतलब वो क्या है, इंडियन एनालिस्ट हूँ और मैं कर रहा हूँ। ओ भाई, नहीं ज़रूरत इस चीज़ की। आप अपनी 40 नंबर की स्किन सेव करने के लिए आए हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे नॉलेज का दरिया बहाने नहीं आए। ऐसे को तो बहुत मॉडरेट रखना है, जैसे ये शहरियार कह रहा है डिप्लोमेटिक काइंड ऑफ राइटिंग, बिल्कुल ठीक है। कोई सस्पेंस क्रिएट नहीं करना, ठीक है। और एक मिच्योर जो राइटिंग है उस पे मतलब तवज्जो देनी है। और ये जो स्लैंग यूज़ करते हैं वर्ड्स, बिल्कुल कभी नहीं करने, शॉर्टकट नहीं मारने पैराग्राफ में। और नेवर नेवर राइट द वे यू स्पीक, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। मेरे पास मतलब बहुत सारे इस तरह के मतलब आते हैं स्टूडेंट्स जो लिख के दिखाते हैं, यार इस तरह तो बाज़ार तो वो पढ़ने में मतलब ठीक लग रही थी, लेकिन वो ऐसे की लैंग्वेज नहीं होती। तो कभी भी मतलब आपकी लैंग्वेज से इस तरह ना लगे कि आप बिल्कुल, अच्छा यार, राइटिंग के हवाले से साफ़ सुथरा लिखें, क्लियर लिखें, और अपनी राइटिंग को यार बेहतर बनाएं। पहले पैराग्राफ से लेकर आखिर वाले पैराग्राफ तक यार एक अच्छा काम करने की ज़रूरत है। ये ना हो कि लगे कि पहला पैराग्राफ तो उसने बड़े मतलब मेहनत के साथ लिखा है, और एंड पे पहुंचते पहुंचते इसने पैरों से लिखना शुरू कर दिया। ये वाला इंप्रेशन बिल्कुल बिल्ड नहीं करना। और आप अपने ऐसे के एम्बिट में रहकर खेलते हैं, आप वही रहकर खेलें, ठीक है। और अपनी स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक से कभी भी कंट्राडिक्ट नहीं करना वाइल राइटिंग योर पैराग्राफ। जज्बाती कोई नहीं होना, मतलब एक सेफ खेलने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी पैराग्राफ के हवाले से। और आज फिर आई विश कि कंक्लूजन भी आज आप लोगों को साथ बता देता, लेकिन आज टाइम चूँकि बहुत ज़्यादा हो गया है, तो कंक्लूजन के लिए एक और लेक्चर, तो इंशाल्लाह मैं हाज़िर होऊंगा नेक्स्ट वीक। आई विल ट्राई कि कंक्लूजन पर बात हो सके। आप लोगों के सवालात आ रहे हैं, इनके जवाबात मैं लेटर ऑन लिख दूंगा एग्जैक्टली, जिसका जो सवाल होगा उसके मैं जवाबात लिखता जाऊंगा। तो आप लोगों से मुलाकात होगी अगले हफ्ते इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। तो जो दोस्त अभी पीएमएस में अपीयर होने जा रहे हैं उनसे माजरत कि मैं उनको कंक्लूजन का नहीं बता सका, लेकिन उन लोगों के लिए ढेरों दुआएं। मे दे ऑल बी माई फ्यूचर ऑफिसर्स, और अल्लाह ताला आप लोगों को ढेरों कामयाबियाँ दे। खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम।